अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे कुछ फीडबैक मिली है कि जो असाइनमेंट 8 के साथ रिलेटेड कंटेंट है वो उसके अंदर वॉल्यूम का मसला है। मैंने आपको ऑडियो स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस उसकी भेजी थी, तो बात सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इसको मेरा ख्याल में ये जो मैं अब आपको वीडियो लेक्चर भेज रही हूँ ना, ये सप्लीमेंट करता है इन दो प्रेजेंटेशंस को जो मैंने आपको ऑडियो प्रेजेंटेशंस भेजी थी, लास्ट वीक शेयर की थी रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। और इसके अंदर जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस का पार्ट 1 है, उसके आगे मैंने 2 स्लाइड्स भेजी थी। एक वाज ऑन दी बजट कंस्ट्रेंट एंड इंडिफरेंस कर्व्स और दूसरी स्लाइड थी दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। तो ये जो लेक्चर है ये उसको सप्लीमेंट करेगा ताकि बात आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। लेकिन प्लीज़ बच्चे वो प्रेजेंटेशन ज़रूर खोल लीजिए। ये स्लाइड ये वाला जो लेक्चर है सुनने से पहले स्लाइड्स आपने देखी हुई हों, ठीक है। और मैं उनको फर्दर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, समझ लें, एक समरी भी है और मैं एक दफ़ा दोबारा से समझा देती हूँ ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिलेटेड है कंज्यूमर थ्योरी के साथ, जिस तरीके से इसे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। अब उसकी क्यों हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द डिमांड, द मार्केट डिमांड बेटर। और जब हम मार्केट डिमांड को इकोनॉमिस्ट, माइक्रो इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं तो दे डू दैट यूजिंग 2 टूल्स, ठीक है। जो कंज्यूमर थ्योरी है उसके 2 मेजर टूल्स हैं। एक टूल है जिसको हम कहते हैं द इनकम कंस्ट्रेंट और द बजट कंस्ट्रेंट, और दूसरा जो टूल है वो है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये जो दोनों टूल्स हैं इन्हें मिला के हम ये डिटर्मिन करते हैं कि एक कंज्यूमर एक आइटम कितना डिमांड करेगा और किस लिए करेगा, ठीक है। तो पहला इसका हिस्सा देख लें, दैट इज़ बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट जो है वो उसके अंदर आप ये देखें कि हम ये सबसे पहले बजट कंस्ट्रेंट की अज्यूम ये कर रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के पास एक लिमिटेड बजट है, ठीक है। यानी कि उसके पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, पैसा है जो कि उसने खर्च करना है। इसको कई दफ़ा इनकम कहा जाता है, कई दफ़ा बजट कहा जाता है, कई दफ़ा स्पेंडिंग कहा जाता है। तो जो स्पेंडिंग है वो फाइनाइट है, वो उस रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये शुरू में भी हमने असम्पशन देखी थी कि इकोनॉमिक्स की है कि जी दी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये फाइनाइट अमाउंट है और ये एक बजट है, और कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि ये उसकी लिमिट है, ठीक। इसके अंदर रहते हुए उसने जो चीज़ें वो परचेज़ करना चाहे वो उसने परचेज़ करनी है। और ये कि ये पूरा का पूरा बजट जो है उसने वो यूटिलाइज़ करना है, ये भी इसकी असम्पशन है, ठीक। अच्छा, इसको जब हम इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका यहाँ पे स्केच यहाँ पे है भी, उसको ज़रा गौर से देखें कि बजट कंस्ट्रेंट की शक्ल कैसी बनती है। तो बजट कंस्ट्रेंट जब बनाते हैं हम तो उसके देखिए एक्स और वाई एक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हम एक साइड पे एक गुड 1 ले रहे हैं और दूसरी साइड पे गुड 2 ले रहे हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि अगर एक अमाउंट ऑफ उसकी बजट है तो वो इन दोनों गुड्स में उसको किस तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। जब इसको हम स्केच करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। बजट कंस्ट्रेंट जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। इसका एक जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपके सामने यहाँ भी पेज 427 के ऊपर भी गिवन है एक न्यूमेरिकल, लेकिन व्हाई नॉट जस्ट कंसिडर द सेम न्यूमेरिकल जो कि आपने अपनी असाइनमेंट 8 के अंदर करना है, जिसके अंदर हम कहते हैं जी शहाब का जो है वो एक बजट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो उसमें हम एक दफ़ा तो हम लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया क्वांटिटी या नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज, और वाई एक्सिस के ऊपर लिया हमने दी क्वांटिटी ऑफ पेप्सी कैन्स, ठीक है।
तो यानी कि एक साइड पे गुड 1 ले लिया और एक साइड पे गुड 2 ले लिया। अच्छा, अब जब हमने इसका एक शेड्यूल बनाया तो न्यूमेरिकली हमने शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। इसको हमने किस बेसिस के ऊपर बनाया है, ये शेड्यूल हमने कैसे बनाया है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो शेड्यूल नहीं गिवन आपका। क्वेश्चन में तो जो चीज़ आपकी गिवन है वो ये है कि बजट कंस्ट्रेंट, उन्होंने आपको अमाउंट बताया हुआ है 1000 रुपीज़ का, और उसके अलावा आपको पेप्सी और पिज़्ज़ा की प्राइस दी हुई है, शेड्यूल नहीं बनाया हुआ। अब इस शेड्यूल को अगर हम देखें तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो ये है कि ये जो 1000 रुपये हैं ये इसने इन्हीं दो क्वांटिटीज़ के ऊपर खर्च करने हैं। तो जब हम इसकी बजट लाइन देखेंगे, और यहाँ पे नीचे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में ऑन बजट कंस्ट्रेंट एंड इंडिफरेंस कर्व्स ये मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है बजट कंस्ट्रेंट का। तो जो बजट कंस्ट्रेंट है, जितना बजट है, वी पुट इट इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एक्स विच ही कैन परचेज एंड द क्वांटिटी ऑफ वाई विच ही कैन परचेज। तो इसको हमने क्या कहा, प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटी, प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, और प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई, उन दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल बजट होना चाहिए। हमें पता है कि जो प्राइस ऑफ एक्स है ये तो गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि प्राइस ऑफ एक्स, अगर हम एक्स को कहते हैं कि वो पिज़्ज़ा है, तो प्राइस ऑफ एक्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीज़, और प्राइस ऑफ वाई विच इज़ पेप्सी कैन वो दी हुई है 20 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम डिफरेंट प्राइसेस ऑफ जब इसके अंदर डालेंगे, बजट हमें पता है 1000 है, इस इक्वेशन के अंदर से अगर हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ एक्स डालते जाएंगे तो हमें क्वांटिटीज़ ऑफ वाई मिलती जाएंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स से आप देख लेना, क्योंकि हमें बजट भी गिवन है 1000, हमें प्राइसेस का भी पता है, हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ पिज़्ज़ाज़ उसको एक्स पे रख के हम जो है वो उसको लिख लेंगे 10 से लेकर 0 तक। वैसे यहाँ मैंने 10 से लेकर 0 तक लिखा हुआ है, आप और इसके अलावा भी नंबर्स ले सकते हैं, इसके अलावा भी अगर नंबर्स ले लेंगे तो दे आर नॉट अ प्रॉब्लम, फिर भी बजट कंस्ट्रेंट बन जाएगी, और डिफरेंट नंबर्स ऑफ एक्स लेंगे, उसमें से जनरेट हो जाएगा वाई, ठीक। हाँ, अलबत्ता 2 पॉइंट्स इसके अंदर बड़े ज़रूरी हैं, इस शेड्यूल के अंदर ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू स्केच दैट कंस्ट्रेंट। और वो है कि वो वाला पॉइंट विच इज़ दी जो कि आपकी एक्स इंटरसेप्ट है, आपका एक्स इंटरसेप्ट है, जहाँ पे वाई जो है वो 0 है, ठीक है। आपका एक्स इंटरसेप्ट आप ढूंढ लें जहाँ पे वाई 0 है, और फिर आप वाई इंटरसेप्ट ढूंढ लें जहाँ पे एक्स 0 है। ये दोनों पॉइंट्स जब आपको मिल जाएंगे तो आपको जो है वो आप इसकी इन दोनों पॉइंट्स को जब आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे तो वो उस बजट कंस्ट्रेंट बन जाएगी। और आप देख लीजिए, व्हाट आई वांट कि आप इसको ड्रॉ करें ऑन टू स्केल ऑन अ ग्राफ पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जब 2 पॉइंट्स आपने डिटर्मिन कर लिए, एक्स और वाई इंटरसेप्ट, और उसको एक लाइन से जोड़ा, और उस लाइन पे आप देख लीजिएगा कि जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई के वो वही आएंगे कि जो आपने इस इक्वेशन से भी निकाले हैं, ठीक है। तो दीज आर गोइंग टू बी द सेम। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने स्पेंडिंग ऑन एक्स और स्पेंडिंग ऑन पिज़्ज़ा और स्पेंडिंग ऑन पेप्सी भी आपको दिखाया हुआ है, ताकि आपको ये जो बजट लाइन की इक्वेशन है, बजट की इक्वेशन है, ये ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि बाकी ये जो है ये बजट कंस्ट्रेंट चीज़ क्या है। यानी देखें, अब आपको समझ में आई ना बात कि व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पेप्सी एंड पिज़्ज़ा विच ही कैन परचेज, ठीक है। सो वो परचेज कर सकता है। अगर वो कहता है जी मैं गिव अप करता हूँ पेप्सी बिल्कुल, तो वो उसका मतलब ये है कि इस प्राइस में वो 10 पिज़्ज़ाज़ ख़रीद सकेगा। अगर वो कहता है कि मैं बिल्कुल पिज़्ज़ाज़ गिव अप करता हूँ, तो वो 50 पेप्सीज़ खरीद सकेगा। ज़ाहिर है 1000 के से को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो इट मीन्स मैक्सिमम पिज़्ज़ाज़ वो कितने ख़रीद सकता है। एक पिज़्ज़ा 100 का है, 1000 रुपये है उसके पास, 10 ही खरीद सकते हैं। देखिए वो भी, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि वो
अपने बजट में रहते हुए खरीद सकता है। और हमारी असम्पशन ये है कि उसने पूरा बजट जो है वो यूटिलाइज करना है। तो जब हम इसको ग्राफ कर रहे हैं तो अब आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आई ना, और वो भी उसको आपका नज़र आएगा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। लेकिन इसको डिमांड से नहीं आपने कंफ्यूज करना। रीज़न बीइंग कि डिमांड के ऊपर तो हम एक साइड पे प्राइस और दूसरी साइड पे क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम एक साइड पे गुड वन और एक साइड पे क्वांटिटी ऑफ गुड ले रहे हैं, लेकिन उसकी शेप वही है। इट्स लीनियर इट्स अ लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, और वो जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है। तो इसको मैंने इसी, अगर आप बजट लाइन को मैंने इसको ग्राफ भी बनाया हुआ है। बजट लाइन को ही अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करें तो आपको पता चलेगा, और आप उसके अंदर से वाई डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ठीक है, इसी बजट लाइन को लेके इसमें से अगर आप वाई डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखा हुआ है। ठीक है, तो वाई डी की जब आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हो जाएगी पी एक्स ओवर पी वाई, और माइनस साइन होगा उसके साथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से भी जो आप वाई डी के अंदर जब आप एक्स डी का जो कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो वो माइनस में, वो माइनस साइन अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को। और इसी तरह जो मैंने आपको इनिशियली भी स्लोप की वैल्यू बताना सिखाया था, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, उसमें से भी जब आप निकालेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी कोफिशिएंट की, जो कि आप अगर बजट लाइन की जो इक्वेशन है उसमें से निकालते हैं तो वैल्यू आपको वही नज़र आएगी और माइनस में नज़र आएगी। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, विच मीन्स कि अच्छा, अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन भी है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसे लिमिटेड हैं, तो इसलिए जब वो आप अगर एक चीज़ ज़्यादा ख़रीदना चाहेगा तो उसे दूसरी चीज़ गिव अप करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमेन विद इन द सेम बजट कंस्ट्रेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे जो है ना बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व्स का जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको मिक्सअप कर देते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में आपने याद रखना है कि हम एक्स और वाई एक्सिस पे एक ही चीज़ मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो लाइंस जो बनती हैं और कर्व्स बनती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि अगर आपका बजट जो है वो लिमिटेड बजट है और उसे आपने पूरा कंज्यूम करना है इन द परचेज ऑफ 2 आइटम्स, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, वो क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकते हैं कि पूरा बजट भी यूटिलाइज हो जाए और दोनों चीज़ें खरीदी जा सकें। तो उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसका जो शेड्यूल होता है उसको जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनती है, और जिसका कि एक्स इंटरसेप्ट भी है, वाई इंटरसेप्ट भी है। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व्स की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। तो यहाँ तो एक तो बात ये हो गई कि जब हम मैंने बताया था ना डिमांड के ये दोनों टूल्स हैं, तो पहला टूल क्या हो गया कि उसके पास जितनी इनकम है उसको वो किस तरीके से स्पेंड करेगा ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। दिस इज़ व्हाट द इंडिफरेंस दिस इज़ व्हाट द बजट कंस्ट्रेंट टेल्स यू। नाउ लेट अस लुक कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है उसके अंदर भी एक्स और वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली वही चीज़ है, यानी कि गुड 1 और गुड 2। लेकिन ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये एक कर्व की शक्ल में है फॉर नॉर्मल गुड्स। ओके, रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी अ कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स। मोस्ट गुड्स इन द रियल वर्ल्ड आर नॉर्मल गुड्स। इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो इट इज़ रिलेटेड अ लिटिल बिट टू दी पार्ट 3 इज़ रिलेटेड टू दी एक्सेप्शंस। बट फॉर नॉर्मल गुड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को। ओके, सो इन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिफरेंस कर्व्स, जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल पुट द बजट टू वन साइड। ठीक है, उसको आप साइड पे रखते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे, अगले जो हमारा मॉड्यूल है उसमें हम इन दोनों को कंबाइन भी करेंगे। लेकिन इंडिफरेंस कर्व्स को समझना है अगर, तो एक दफ़ा दिमाग से निकाल दें कि उसका बजट क्या है। बजट की हमने बात कर ली, वो ख़त्म। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है। इस इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है
कि जो ये क्या चीज़ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कि वो क्या चीज़ कितनी लेना चाहता है, ठीक है, क्या चीज़ कितनी, कौन सी क्वांटिटी कितनी लेना चाहता है। अभी साइड पे रखते हैं कि वो कितनी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, अभी हम ये सिंपली देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ कितनी लेना चाहता है। अब जाहिर है कि क्योंकि हमने इस चीज़ को बेस किया हुआ है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, उसके अनलिमिटेड नीड्स हैं, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ अगर ज़्यादा मिल जाएं तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व्स क्या कहता है कि वो एक ही इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे उसकी जो दोनों गुड्स की जो प्रेफरेंस है, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यूटिलिटी को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया था। यूटिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट बट सम हाउ द बुक डिड नॉट स्पेसिफाई यूटिलिटी, इसलिए मैंने इसके बाद आपको यूटिलिटी की डेफिनेशन भी लिखवा दी है। तो जो उसकी यूज़फुलनेस है ना, इन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन की यूज़फुलनेस या प्रेफरेंस उसकी सेम रहती है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट। एंड फॉर नॉर्मल गुड्स इसकी शेप आप देख लें, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नॉन लीनियर है, और इसकी शेप क्या है कि इट इज़ बेंडिंग, एंड इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन 0 0 को कहते हैं। तो अगर हम एक्स और वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट को देख रहे हैं तो ये हमेशा ऐसा स्मूथ कर्व, पहली बात स्मूथ, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हमेशा स्मूथ कर्व बनेगा, इस तरीके का बनेगा जो कि एक उसके अंदर आपको कॉन्वेक्सिटी नज़र आएगी, कॉन्वेक्स होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक। तो इसकी हमेशा शेप ऐसी ही होगी। रीज़न बीइंग कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेफरेंसेस को या यूटिलिटी को। अब एक जो इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ कर रहा है उन दोनों गुड्स के, लेकिन उन दोनों गुड्स को यूटिलाइज करते हुए उसकी यूटिलिटी, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी प्रेफरेंसेस एक ही रहेंगी, राइट। ये याद रखना है कि सेटिस्फेक्शन लेवल, ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूटिलिटी स्लैश विच ऑल्सो मीन्स सेटिस्फेक्शन लेवल। इस कर्व पे हर यूटिलिटी कर्व के ऊपर जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल वही रहेगा। दिस इज़ व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग कि इन दो की कॉम्बिनेशन में जो है वो वही रहेगा। अब अगर आप पेज 200 एंड इस पे चले जाओ 228 428 सॉरी, आप पेज 428 पे चले जाओ तो वहाँ पे जो बने हुए हैं इंडिफरेंस कर्व्स, फिगर 2 है पेज 428 पे। तो पहली दफ़ा वो उन्होंने आपको कर्व नज़र है। यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने 4 पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। पहला पॉइंट ए जहाँ पे वो बहुत सारा पिज़्ज़ा और बहुत कम पेप्सी यूज़ कर रहा है। दूसरा पॉइंट सी जहाँ पे वो बहुत सारा पेप्सी और बहुत कम पिज़्ज़ा यूज़ कर रहा है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद हिज इनकम, ये तो उसकी प्रेफरेंसेस हैं। पॉइंट ए और पॉइंट सी के ऊपर हम यही समझ रहे हैं कि उसका जो यूटिलिटी है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। तो इसका जो कर्व का रीज़न भी है कि वो इस तरह के एक स्मूथ कर्व है, उसका रीज़न यही है कि जो यूटिलिटी ज़्यादा तभी मिलती है, एक गुड को ये ट्रेड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर जब आपके पास एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बहुत सारा आपके पास पिज़्ज़ा मौजूद है, तो एट दैट पॉइंट आप जो है वो पिज़्ज़ा को इजीली गिव अप करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा पेप्सी है तो आप फिर एट दैट टाइम आप पेप्सी को जो है वो कन्वीनियंटली गिव अप करेंगे और आपके लिए पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग। लेकिन इसका जो स्लोप है यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसकी डेफिनेशन भी इसी पेज पे गिवन है, पेज 428 पे। एनीवे वो आप पढ़ लो कि द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड ऑफ। सो ये ट्रेड ऑफ आपको बता रहा है, राइट। तो अब बात क्या है कि जो पॉइंट सी है और बी है और ए है, ये इन सब पे प्रेफरेंस एक है, लेकिन
जो ट्रेड ऑफ है कि आप हर पॉइंट पे आप एक गुड को लेने के लिए दूसरा कितना गुड गिव अप कर सकते हैं, आपके लिए दूसरा गुड कितना वैल्यूबल है। इट डिपेंड्स कि आपके पास एक गुड है वो कितना है, तो रिलेटिवली दूसरा गुड आपके लिए कितना वैल्यूबल होगा वो चेंज होता रहता है। नाउ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएस। एमआरएस इज द स्लोप ऑफ दिस नॉन लीनियर कर्व। मैंने पहले भी बताया था, जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, नॉन लीनियर कर्व होगा, इस शेप का हो जाए, इस शेप का हो जाए। हमने डिफरेंट शेप्स भी देखी हुई हैं, आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी पढ़ा हुआ है, फिर आपने जो है वो लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि सप्लाई कर्व की भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। तो जब भी मगर मैंने नॉन लीनियर तब भी बताया था कि नॉन लीनियर और लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन और कर्व के अंदर फ़र्क ये है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका स्लोप चेंज होता रहेगा, और उसकी इंटरप्रिटेशन यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब चीज़ आप जितनी आपके पास एक चीज़ कम होगी उतनी ज़्यादा वो आप वैल्यू करेंगे, और अगर आपने प्रेफरेंसेस को सेम रखना है तो दैट्स वाई ये कर्व का ये वाला शेप आएगा। दूसरी चीज़ डी। अब बात क्या है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे तो जो कंज्यूमर है उसकी कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो वही रहेगा, लेकिन एक कंज्यूमर एक इंडिफरेंस कर्व नहीं होता, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं। यानी कि बस ये याद रखना है कि एक इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन दोनों गुड्स जिनकी के बात हो रही है, हम दो गुड हमने सिंप्लीफाई किया ना, मॉडल लिया हुआ है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, हम दो गुड्स की या दो बंडल्स ऑफ गुड्स की बात करें तो उसके अंदर एक इंडिफरेंस कर्व पे the satisfaction level remains the same, but on another indifference curve the satisfaction level will change, and the higher indifference curves, इस पेज के ऊपर उन्होंने इसको indifference curve 1 और indifference curve 2 दिखाया। D जो है वो एक higher indifference curve पे, अब उस indifference curve पे I2 पे सारी के सारे जो combinations हैं वो preferable हैं as compared to the indifference curve which is lower than it, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व्स, इसका मतलब क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व्स की इंटरप्रिटेशन ये है कि उस पे जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो ज़्यादा कंज्यूम हो सकती हैं, ठीक है। सो हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी मोर प्रेफरेबल। अब ये प्रॉपर्टीज़ में शामिल है, और अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही प्रेजेंटेशन है, उसमें भी ये दोबारा से बात रिपीट हो रही है कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स प्रॉपर्टी 1। सो दिस इज़ दी प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। तो इसके ऊपर भी पहली अगर आप प्रॉपर्टी देखो, जो मैं एग्जैक्टली आपको बात समझा रही हूँ वो यही कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफरेबल टू दी लोअर इंडिफरेंस कर्व्स, और बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जितने हायर इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वो प्रेफरेबल होंगे, एंड ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ बंडल्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अच्छा, इसके अलावा पहले तो अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पार्ट 2 जो आपकी असाइनमेंट नंबर 8 का पार्ट 2 है वो इससे रिलेटेड है, अगर आप उसको थोड़ा सा ज़रा गौर से पढ़ो वो इसी से रिलेटेड है। इसी पेज को देख के, पेज 429 को ही देख के आपने पार्ट 2 को आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ इंटरप्रिटेशंस भी रिक्वायर्ड हैं, आपने इंटरप्रिटेशंस भी देनी है, ठीक है। सो पार्ट 2 क्या कहता है? ड्रॉ शार्प्स इंडिफरेंस कर्व्स फॉर पिज़्ज़ा एंड पेप्सी कैन। तो आप 1 या 2 काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना सकते हो। अच्छा जी, what does the slope at any point of this curve represent? ठीक है, ये स्लोप यानी इस यहाँ पे आपने स्लोप की इंटरप्रिटेशन बतानी है। इन अदर वर्ड्स आपने MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की इंटरप्रिटेशन बतानी है। वाई वुड शहाब प्रिफर टू बी ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व? ये प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड है, ठीक है। वाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ही विल बी एबल टू कंज्यूम मोर ऑफ बोथ क्वान्टिटीज। एनीवे वो पेज पे, उस पेज पे भी इसकी डिटेल्ड कौन सा पेज? पेज 429 पे इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा वाई डू द कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, ये भी जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वाई डू दीज कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट? प्रॉपर्टी 3। वाई आर द कर्व्स बोर्ड इनवर्ड्स? ठीक है, बोर्ड इनवर्ड्स या बोर्ड इनवर्ड्स का मतलब ये है बेंडिंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बेंडिंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब बेहतर बात यह है कि एक तो वो प्रॉपर्टीज़ का आप बता दें, अब एंड में मैंने जो प्रेजेंटेशन है ऑन प्रॉपर्टीज़, उसके एंड में मैंने आपको एक और स्लाइड भी दी हुई है which is related to the nature of the preferences themselves। ये भी assumptions हैं, ओके और ये भी इन प्रॉपर्टीज़ को फर्दर जो है वो डिटेल में और में एक्सप्लेन करती है। सो दीज आर ऑल्सो लिंक्ड टू द प्रॉपर्टीज़। सो यू कैन से दैट बिकॉज दीज वी आर मोस्टली दीज assumptions will hold, and therefore the 4 properties of the indifference curves will be seen as long as these assumptions hold। So इसको भी हम डिस्कस कर ले, यानी इन assumptions को आप लिंक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ में। थोड़ा सा उसको बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक हो गया। तो अब 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी 4 ही हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका पार्ट 2 जो असाइनमेंट 8 का है ये इसके साथ रिलेटेड। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, इंडिफरेंस कर्व की है, और इंडिफरेंस कर्व्स, हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर टू लोअर। वाई? बिकॉज एट बोथ पॉइंट्स द कंज्यूमर कैन कंज्यूम मोर इन केस ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई? अच्छा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग की भी इंटरप्रिटेशन पेज 429 के ऊपर लिखी हुई है, और वो कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होते हैं? बिकॉज दे रिप्रेजेंट ट्रेड ऑफ। So when you represent trade-off which the consumer has to make in order for preference to remain the same, he will be giving up one quantity or the other in order for preferences to remain the same। Indifference curve में हम preferences की बात कर रहे हैं, affordability की बात नहीं कर रहे। affordability का concept बजट कंस्ट्रेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो इन ऑर्डर फॉर द प्रेफरेंस टू रिमेन द सेम देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेड ऑफ। व्हाई डू दे नेवर इंटरसेक्ट? पॉइंट नंबर 3, ये इस पेज के ऊपर इसकी बड़ी अच्छी जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि व्हाई डू इंटरसेक्ट वो नहीं करते। इसलिए क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करते होते तो जो हमने पहली इसकी प्रॉपर्टी बताई है वो वायलेट हो जाती। अगर ये इंटरसेक्ट करते होते वायलेट हो जाती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे IC1 और IC2 देखो, जो 2 इंटरसेक्टिंग कर्व्स की है, विच इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी, तो आपको नज़र ये आएगा कि देयर इज़ कोई जो है वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट C के ऊपर तो जो है वो it is going to be preferable to the lower indifference curve, but then at another point it is going to be the same indifference curve is going to be less preferable। तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। So in order for the first property, which is that higher indifference curves are preferable to lower indifference curves, for if this property has to hold, then this third property also has to hold। इसलिए ये anyway इसकी लॉजिक भी लिखी है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और आखिरी चीज़ क्या है कि the indifference curves are bowed inwards, or you can say that they are bending towards the origin किसको कहते हैं? 0 0, where x is 0 and where y is 0, that is called the origin। तो बेंडिंग टूवर्ड्स ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन के आंसर में आपने MRS की एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिगर नंबर 4 बनाना है। वाई इज इट बोर्ड इनवर्ड्स? इसका आंसर फिगर नंबर 4 में है। वहाँ पे इन्होंने इसको छोटा सा एक मैथमेटिकल भी दिखाया कि बिकॉज द लेसर यू हैव ऑफ अ क्वांटिटी द मोर ऑफ अ गुड द मोर यू स्टार्ट टू वैल्यू इट, इसलिए उसके ट्रेड ऑफ्स चेंज हो जाते हैं और आपको इसलिए ये MRS नज़र आता है। लेकिन MRS इन्होंने पॉजिटिव में लिया हुआ है, याद रखें। इसका भी जो स्लोप है, अगर आप मैथमेटिकली देखो, यहाँ पे भी कैलकुलेट करने की कोशिश करना, फिगर 4 में मैथमेटिकली देखो तो वो माइनस में होगा। इन्होंने माइनस साइन ही लगाया, होना माइनस में चाहिए, क्योंकि जब भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो नॉन लीनियर कर्व हो या लीनियर कर्व हो, उसका स्लोप चेंज तो ज़रूर होगा, क्योंकि जब आपका लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर कर्व है, तो स्लोप का जो वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन सारी नेगेटिव होंगी, ठीक। इन्होंने नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप नेगेटिव लगा लें स्लोप। लेकिन MRS में क्योंकि हम
ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमने उसकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है, वो जो दो डंडे लगा के एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं साइन को, वो इन्होंने किया हुआ है। बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये बोर्ड क्यों है, बिकॉज स्लोप इज़ चेंजिंग। और स्लोप क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज जितना ज़्यादा क्वांटिटी एक चीज़ की किसी कंज्यूमर के पास होगी वो उसको उतना लेस वैल्यू करेगा, और जितनी कम क्वांटिटी होगी उसको उतना ज़्यादा वैल्यू करेगा। देयरफॉर जब आप उसको स्लोप करते हो और आपने प्रेफरेंसेस सेम रखनी है तो वो इनवर्ड बेंडिंग होगा। इस पेज के ऊपर इसकी काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, पेज 430 के ऊपर। तो दैट आंसर्स दी पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द असाइनमेंट 8। और आखिरी पार्ट जो है वो रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ दिस शेप फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो जो फिगर 4 पे भी जो आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, या जनरली जो आप बनाते हो, जो कर्व बनाते हो, उसके अंदर आप ये देखते हो कि वो जो कर्व है वो उसका तो वो एक्स और वाई उसका ओरिजिन होता ही नहीं है, ठीक है ना। एक्स और वाई इंटरसेप्ट उसका होता ही नहीं है, और एक इनवर्ड बेंडिंग है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स। ओनली 2 कैटेगरी ऑफ गुड्स आर दोज विच डिविएट फ्रॉम दिस शेप, ओके। एंड द फर्स्ट इज़ दी सब्सटीट्यूट्स, जो कि एक दो पैरेलल लाइंस होती हैं। सब्सटीट्यूट्स वो हैं जो कि पैरेलल लाइंस है। सब्सटीट्यूट्स का मतलब कंप्लीट सब्सटीट्यूट्स। मैंने इसीलिए एग्जांपल आपको क्वेश्चन जो पार्ट सी है उसके अंदर कहा है 20 और 10 रुपए के नोट। अब जाहिर है कि 10 और 20 रुपए के नोटों में तो कोई फ़र्क नहीं है ना, चाहे 10 रुपए के नोट ले लें, 20 रुपए के नोट ले लें, वैल्यू इतना ही है। एक्सट्रीम केसेस में शायद आप इमेजिन कर सको, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दीज आर एब्सोल्यूट कंप्लीट सब्सटीट्यूट्स फॉर वन अनदर। और जब ऐसा होगा और बिल्कुल और कंप्लीट एब्सटीट्यूट्स होंगे, दो सब्सटीट्यूट्स होंगे एक दूसरे के लिए, तो तब उनका इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस होंगी, और उनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स भी होंगे। रीज़न बीइंग कि अगर ज़ीरो भी अगर है उसके पास 20 के और सारे के सारे 10 के नोट हैं तो ठीक है, फाइन। या सारे के सारे 20 के नोट हैं और वो दूसरे नोट हैं ही नहीं, तो भी उसको उतनी ही जो है वो मिलेगी, उसकी यूटिलिटी तो उतनी ही रहेगी ना, बिकॉज परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं। सो देयरफॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के अंदर दिस इज़ एन एक्सेप्शन, और पार्ट सी के अंदर आप एग्जैक्टली ये बताएंगे कि ये एक एक्सेप्शन है और इस किस्म का कर्व इसलिए बनता है। सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 431 के ऊपर लिखी हुई है। इसी तरह पार्ट सी की जो एक्सप्लेनेशन है अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट्स, और कॉम्प्लीमेंट्स भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए, जैसे दो जूते हैं। अब इंसानों के तो दो ही पैर होते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स वी हैव पीपल विद स्पेशल नीड्स, कर उनकी हम बात नहीं कर रहे। सो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू फीट्स एंड देयरफॉर दे रिक्वायर 2 शूज़। अगर दूसरा जूता, अगर आपके पास एक 5 जो है वो आप शूज़ ख़रीदना चाहें और आपके पास बड़ा एक पैर एक साइज़ का और दूसरा पैर दूसरे साइज़ का, सेंस नहीं ना बनती। तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। और इनका जो होता है वो एल शेप्ड कर्व्स होते हैं, एल शेप्ड कर्व्स होते हैं। और उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसी पेज पे गिवन है कि हर कर्व का एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि उसके लिए जो कि उसको देता है सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब अगर 5 जूते हैं उसके पास राइट और 7 जूते आ जाएं लेफ्ट, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, उसकी तो लेवल ऑफ यूटिलिटी वही रहेगा। सिमिलरली अगर उसके पास 5 लेफ़्ट के जूते हैं और 7 दूसरे जूते हो जाएं, तो 2 जूते तो इन एनी केस जिसके 7 का पैर मौजूद ही नहीं है तो ज़ाहिर है, तो इसलिए उसका एल शेप्ड आएगा। ज़ाहिर है ये भी आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर भी जो ज़्यादा है, यानी कि अगर वो उसे जो है वो दोनों जूतों के 7 पेयर्स मिल जाएंगे तो दैट्स गोइंग टू बी